सो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित त्रिपाठी आपके सामने एक और नए चैप्टर्स के लेक्चर लेके आया हूँ, है ना, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, फर्स्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ओके, जिससे आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगी। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड here we are going to start the chapter acid base and salt. Before we are going to start the chapter, first I want to tell you one thing, that in this lecture we are going to discuss the following points, that are classification of matter and introduction of acids, bases and salts, and what are acids according to the Arrhenius concept, what are acids and their classifications and their physical properties. Okay, so in this chapter we have studied about acid, bases and salts, and in this lecture we only studied about एसिड्स के एसिड्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, ठीक है। और आर्हेनियस के अकॉर्डिंग केमिकली वी कैन हाउ कैन बी डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और नॉट। ओके, सो हियर वी गो विथ दिस लेक्चर। दैट सबसे पहली बात यह आ जाती है कि एसिड हमको तब पता चलेगा जब हमको ये वाली बात पता होगी कि आखिर मैटर क्या था, मैटर को हमने कैसे क्लासिफाई करके रखा हुआ था, ठीक है ना, और उसके बाद में हमने उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने उनको किस किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं 9th में आपको थोड़ा सा एक लेकर जाऊं, तो आपने पढ़ा होगा मैटर क्या था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। मैटर को हमने क्लासिफाई करके रखा हुआ था। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तीन तरीके से हमने मैटर को क्लासिफाई किया हुआ था। सबसे पहले कंपोजिशन, सेकंड आ गया स्टेट, तीसरा हो गया सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। एंड उसके बाद में हमने मैटर को सॉल्यूशन एंड मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, इनमें भी हमने डिवाइड करके रखा हुआ था, है ना। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो हम एक ब्रीफ देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस तरीके से क्या होता है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट, वी हैड स्टडीड in 9th class that the classification of matter, what is matter, what are the properties of matter, and etc, whatever you had studied in 9th class. Okay, so here we only gave you a brief or a short explanation on the that how can we classify the matter. So on the basis of the composition we can classify the elements into three parts: elements, compounds and mixtures. Okay, we are classify on the basis of composition basically into two parts, that is pure substance and mixtures. But here pure substance is classified into two parts, that is elements and compounds. So we consider into three parts, that elements, compounds and mixtures. On the basis of state we can classify it into three parts, that is solid, liquid and gas. Further two more states was also there, that are plasma and Bose-Einstein condensate. And on the basis of solubility, third point, that on the basis of solubility we can classify the matter into three parts: suspensions, colloids and solutions. Types of mixture, there are two types of mixtures, that are homogeneous and heterogeneous. And types of compounds, in 9th class we already studied about that types of compounds are two types: covalent and ionic. Okay, and we can classify the compounds into three parts further, that is acid, base and salt. Now आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के बाद में अगली हेडिंग जो है वो क्या है आपका, आयोनाइजेशन एंड नॉन आयोनाइजेशन कंपाउंड्स।
ये आपके आयनिक कंपाउंड्स में ही एंड कोवलेंट कंपाउंड जो थे उन्हीं को लेके हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। दैट ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन वी कैन क्लासिफाई द कंपाउंड्स इनटू टू पार्ट्स दैट आर आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स। आयनाइजेबल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो वाटर के साथ में और मोल्टन स्टेट में डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, एन आयोनाइजेबल कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट dissociates into ions almost entirely. So what we can say that कि आयनाइजेबल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि जब हम उनको वाटर या मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं तो दे कैन डिसोशिएट इनटू आयंस ऑलमोस्ट एंटायरली, मींस दे आर डिसोशिएट कंप्लीटली। एग्जांपल्स यहाँ पर हमने देके रखा हुआ है NaCl एंड HCl, CaOH एटसेट्रा। NaCl भी एक आयनिक कंपाउंड है, HCl एक एसिड है, KOH एक बेस है। ठीक है ना, NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KOH का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एटसेट्रा। नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, सीधी सी बात है, जो आयनाइजेबल कंपाउंड कौन से हैं, जो डिसोशिएट हो जाते हैं। तो नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स कौन से होंगे, जो डिसोशिएट नहीं होंगे वाटर और मोल्टन स्टेट में। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ग्लूकोज हो गया, एसीटोन हो गया। तो दो नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पर एक केमिस्ट आते हैं जिनका नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस ने कंपाउंड्स के ऊपर एक थ्योरी दी थी और उन्होंने बोला था कि कंपाउंड्स को हम जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड उन्होंने एसिड्स एंड बेसिस को जनरली उन्होंने डिफाइन किया हुआ था, एंड सॉल्ट्स के बारे में उन्होंने बताया था कि जब हम एसिड एंड बेस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। एंड इन प्रीवियस चैप्टर दैट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन भी हमने पढ़ी हुई थी, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा हुआ था कि एसिड एंड बेस को जब हम कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है ना, तो आर्हीनियस की थ्योरी बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड थी, एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर। तो आर्हीनियस ने अपनी थ्योरी में एसिड्स को कैसे डिफाइन किया था, उन्होंने बोला था कि व्हेन a substance that dissolve in water and dissociates to give H positive ion or H3O positive ion। मतलब आर्हीनियस ने अपनी थ्योरी में ये बोला था, वो सब्सटेंस जो कि वाटर के साथ में डिसॉल्व होने के बाद में H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, या H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव एक्वस एंड H3O पॉजिटिव एक ही होते हैं, बट हम H3O पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने बेस के लिए बोला था कि वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होकर डिसोशिएट होते हैं एंड OH नेगेटिव आयन देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आर्हीनियस ने एसिड के लिए बोला था कि जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होकर डिसोशिएट होते हैं और H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन देते हैं, उनको हम एसिड्स कहते हैं। एंड दो सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर एंड डिसोशिएट एंड गिव OH नेगेटिव आयन, दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज बेस। ठीक है, ये थी आर्हीनियस की थ्योरी एसिड्स एंड बेस के लिए। उसके अलावा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट भी है जो हमको एसिड और बेस के बारे में हमको बताता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट कहता है कि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन डोनर होते हैं। मतलब जैसे ही हम वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में वो H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट का मतलब यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि जब डिसोशिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगा तो वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, है ना। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के हिसाब से एसिड वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन के क्या होते हैं, डोनर होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट बेस क्या होंगे,
ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के हिसाब से बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है ना। हमको सिर्फ इसके बारे में हमको पता करना था कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट एसिड और बेस के बारे में क्या कहता है, लेकिन बेसिकली जो इस चैप्टर में हमको जिस थ्योरी के बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है हमको आर्हेनियस की थ्योरी के बारे में। आर्हेनियस ने एसिड के लिए क्या बोला था और बेस के लिए क्या बोला था। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्या बोलता है कि H पॉजिटिव आयन डोनर कौन से होते हैं, एसिड होते हैं, एंड H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर कौन होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और बात करते हैं एसिड्स के बारे में। तो व्हाट आर एसिड्स एक्चुअली, ठीक है ना, कि एक्चुअल में एसिड्स होते क्या हैं। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आर्हेनियस कंसेप्ट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हिज वे ऑफ जजिंग सब्सटेंसेस ही क्लासिफाइड द एसिड्स एंड बेसिस एज गिवन बिलो। मतलब आर्हेनियस ने अपने जजमेंट के हिसाब से सब्सटेंसेस को क्लासिफाई जो किया हुआ था वो एसिड एंड बेसिस में किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ था, ये नीचे दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आइए हम अब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि एसिड आर दोज दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन और वी कैन राइट हाइड्रोनियम आयन। यहां पर भी आप देख रहे हैं H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है, हाइड्रोनियम आयन। This hydronium ion is formed due to the combination of hydrogen ion produced by the acid with water molecule। सीधी सी बात है, मैं पहले ही आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं इस चीज के बारे में कि आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो हमको हाइड्रोजन आयन देते हैं, या फिर हम उसको हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है फॉर्म होता है टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड विद वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और जो H पॉजिटिव आयन एसिड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयन आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है ना, और इसी कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो व्हाट वी कैन से दैट एसिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच डिसोशिएट इन aqueous solution and give H positive ion और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जांपल्स यहाँ पर एसिड्स के जो मैंने कुछ दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो these are the examples of acids। दोबारा से मैं एक बार बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। एग्जांपल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3। Now we come on the subtopic of acid, that is classification of acids. So here we have written we have different classification based on different factors. Let's sum up and make ourselves familiar with it. यहां पर मैंने कुछ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है ना, कि एसिड्स को अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं इनके बारे में चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। मतलब कि वो कौन, मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, मतलब सोर्स के बेसिस पर हमने एसिड्स को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है ना, सोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, कहां से हमें वो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज वी कैन क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट्स, दैट वन फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड द सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है सबसे पहली बात,
दूसरी बात ये होती है दीज एसिड्स आर एडिबल। एडिबल का मतलब क्या हो गया कि हम इनको खाने में उपयोग करते हैं। एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका लेमन हो गया, लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड जो होती है टर्मरिक एसिड होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपका टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये सारे के सारे एसिड्स जो हैं इनको हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो वो एसिड्स जो कंज्यूम किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलते हैं, इसीलिए है हम उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? प्लांट, एनिमल, नेचर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक चीजों से जो हमको एसिड्स मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग सभी लोग मिल्क पीते होंगे, तो मिल्क में भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड इज आल्सो एन ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहली चीज तो क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या होते हैं? कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपोनेंट से मिलते हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो एसिड्स मिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स का यहाँ पर मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब यहाँ पर यह है मिनरल एसिड्स से जितने भी होते हैं, जो हमको मिनरल्स से मिलते हैं, उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे यहाँ पर ऊपर ही मैंने दिया हुआ था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक इनऑर्गेनिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एक इनऑर्गेनिक है। नाइट्रिक एसिड इट इज आल्सो एन इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। तो these are the examples of inorganic acids. Now we come on the second point of classification, that are classification of acid on the basis of strength. strength का मतलब यहाँ पर क्या है? strength का मतलब ये है कि कौन सा एसिड कितनी जल्दी वाटर में H पॉजिटिव आयन देगा, है ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे जो एसिड जितनी जल्दी डिसोशिएट होकर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। सो व्हाट वी कैन से दैट स्ट्रेंथ कैन बी मेजर ऑन द basis of dissociation of H positive ion in aqueous solution. So on the basis of strength we can classify into two parts, that is strong acid and second one is weak acids, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होंगे जो जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे, जो जल्दी डिसोशिएट हो जाएंगे और हमको क्या देंगे? हाइड्रोनियम आयन दे देंगे। वीक एसिड्स कौन से होंगे? वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमको क्या करेंगे? देर में, मतलब थोड़ा सा टाइम लेंगे डिसोशिएट होने के लिए, और जो कि थोड़े टाइम के बाद ही क्या करेंगे? हमको H पॉजिटिव आयन देंगे। तो जो देर में और पार्शियली डिसोशिएट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वीक एसिड्स कहेंगे, ठीक है ना। जो जल्दी और कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे और हमको जल्दी से जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देंगे उनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। नाउ the third point on the classification is classification of acid on the basis of water content. water content का यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर हम वाटर को मिलाते हैं, ठीक है ना, वाटर को अगर हम एसिड में मिलाते हैं तो on the amount of water we can classify acid into two parts. फर्स्ट वन इज डाइल्यूट एसिड एंड द सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड एसिड। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों के दोनों पॉइंट वहां पे लिखे हुए हैं, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड कौन से एसिड होते हैं? डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें एसिड की मात्रा कम होती है, अमाउंट ऑफ एसिड इज लो एंड अमाउंट ऑफ वाटर इज हाई, ठीक है ना। तो उनको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड कहेंगे। मतलब जिसमें वाटर का परसेंटेज ज्यादा होगा जिन एक्वा सॉल्यूशन में एंड एसिड का परसेंटेज कम होगा, उन एसिडिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? वाटर का कंटेंट कम होगा एंड एसिड का कंटेंट ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, कंसंट्रेट का मतलब ही क्या होता है? कंसंट्रेट का मतलब यह है अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर। डाइल्यूट का मतलब यहाँ पर क्या है? अमाउंट ऑफ एसिड इज लो, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा एसिड का तो वो कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन कम होगा या अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगा, है ना, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में, तो उनको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वी कैन क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। On the basis of strength, we can classify into two parts, strong acid and weak acid. And the third one is on the basis of water content, we can classify it into two parts, dilute acid and concentrated acid. ठीक है।
आई होप आप सभी लोगों को इस चीज के बारे में समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। आप देख रहे होंगे कि मैंने 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में, ठीक है ना। बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ बता रहा हूँ, आगे हम दोबारा से डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ठीक है ना। बस यहाँ पर अभी हम लोगों को ध्यान देना है। और दूसरी बात यह है, मैंने एसिड और बेस की दोनों की प्रॉपर्टी साथ में इसीलिए लिखी हुई है जिससे आप क्लासिफाई कर पाए कि एसिड में क्या चीज होती है एंड बेस में क्या चीज होती है, ठीक है ना। सो हियर वी गो with the physical properties of acids. Number one is they are sour in taste. They are sour in taste का मतलब यहाँ पर क्या, खट्टे होते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसा हो, खट्टा हो, सार हो, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस, ओके। सो वी कैन फाइंड आउट वन मोर वे टू फाइंड आउट दैट whether a substance is acid or base. So here is the second point by which we can find out whether a substance is acid or base. If it is acid, then they turn blue litmus to red. Litmus क्या है? Litmus एक universal indicator होता है. We can discuss afterwards in this chapter, ठीक है ना। बट यहाँ पर हमको ये याद रखना है लिटमस जो होता है वो क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना। तो कैसे इंडिकेट करता है, अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो जो आपका सब्सटेंस है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है ना। थर्ड वन इज दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब यहाँ पर क्या, जलन होती है। मतलब अगर आप बर्निंग सेंसेशन जिसे हम कहते हैं कि इफ एनी ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन, okay, so that substance maybe is an acid, ठीक है। अगला आ जाता है आपका पॉइंट, their pH value is less than 7। pH वैल्यू क्या है, pH वैल्यू इज आल्सो एन इंडिकेटर। pH स्केल होती है जिसकी रीडिंग 0 to 14 होती है, ओके। 7 न्यूट्रल होता है। 7 से अगर कम pH वैल्यू अगर किसी भी सब्सटेंस की होती है pH स्केल पर, तो वो सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, ओके। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैंने ये पॉइंट लिख दिया है। फिफ्थ पॉइंट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ऊपर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था एंड प्रीवियसली मतलब पिछले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था कि जो भी सब्सटेंस आयंस में डिसोशिएट होते हैं तो वो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में फ्री आयंस होते हैं। तो एसिड क्या करता है, एसिड डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव आयन क्या करता है, रिलीज करता है। और H पॉजिटिव आयन रिलीज करने से उसके पास में क्या हो जाते हैं, फ्री आयंस आ जाते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट H पॉजिटिव आयन, दैट aqueous solution conduct electricity. Is it clear to everyone? So here मैं आपको दोबारा से ये पांचों को पांचों पॉइंट, सॉरी 6 पॉइंट मैं दोबारा से बता रहा हूँ। एक रिपीट हुआ है इसीलिए मैं 5 बोल रहा हूँ। तो ये पांचों को पांचों पॉइंट में दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो सार इन टेस्ट होते हैं। सार इन टेस्ट का मतलब क्या है, खट्टे होते हैं। सेकंड चीज क्या है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर है। तो ब्लू लिटमस टू रेड कौन टर्न करता है, एसिड। अगला क्या आ जाता है आपका, दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, जलन होना चालू हो जाती है। अगला पॉइंट क्या बोला है, पीएच वैल्यू जो होती है एसिड्स की कितनी होती है, लेस देन 7 होती है। और द लास्ट पॉइंट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और फ्री आयन होने के कारण इनका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करना चालू कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चालू कर देता है। Now we come on the physical properties of bases. Bases क्या होते हैं,
कि बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर का मतलब क्या, कड़वे, ठीक है ना। तो जो भी चीज जिनमें कड़वाहट होती है उनको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने एसिड वाले में देखा था, जो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि एसिड ब्लू लिटमस टू रेड करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है बेस के साथ में कि रेड टू ब्लू कर देते हैं, लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है ना। कि ब्लू लिटमस टू रेड अगर कोई सब्सटेंस अगर करता है लिटमस को, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और अगर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है तो वो क्या होगा, बेस होगा। थर्ड पॉइंट हमने एसिड में पढ़ा था, कॉरोसिव इन नेचर। यहाँ पर सोपी इन नेचर होता है। सोपी इन नेचर का मतलब क्या है, जैसे कि आप सोपी टच होता है ना, कि चिकनाहट एक रहती है ना। तो वैसी ही चिकनाहट जो होती है आपको किसमें फील होती है, बेसिस में फील होती है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, एसिड में क्या बोला था कि एसिड का पीएच वैल्यू जो होता है लेस देन 7 होता है, बेस का पीएच वैल्यू इज मोर देन 7। याद रखिएगा, मोर देन 7 अगर है तो सब्सटेंस क्या होगा, बेस होगा। अगर लेस देन 7 है तो वो क्या होगा, आपका एसिड होगा। और अगर 7 है तो वो क्या होगा, ना एसिड होगा ना बेस होगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। जैसा कि आपने 6 पॉइंट आपने एसिड में पढ़ा हुआ था, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहली स्लाइड में ही हमने पढ़ा हुआ था कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो OH नेगेटिव आयन देते हैं ना, जब आयन दे रहे हैं तो फ्री आयन होगा। जब फ्री आयन है दैट मींस क्या हो सकता है आपका, कि वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। और जब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा तो व्हाट वी कैन से दैट कि बेसिस का भी एक्वस सॉल्यूशन क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमने कैसे हमने मैटर को क्लासिफाई हमने किया हुआ था। हमने एसिड के बारे में हमने पढ़ा कि आर्हीनियस का कंसेप्ट क्या था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या था। एसिड को हमने क्लासिफाई किया, किन किन बेसिस पे किया था हमने क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ एंड वाटर कंटेंट, ठीक है ना। उसके बाद में हमने एसिड के बारे में क्या पढ़ा, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की उन क्वेरीज को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। सो हियर मोहित त्रिपाठी आप लोगों को वेल विशेस देता है और होप करता है कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। एंड आप लोगों ने जो भी चीजें हैं वो आपने नोट भी कर ली होगी। ओके, सो विल बी राइट बैक with a new lecture on chemical properties of acid, bases and salt. Okay, see you next video.